तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का हमारे एक नए सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है, जिस सीरीज का नाम है हम घर पे ही इंग्लिश सीखेंगे। और ये इस सीरीज का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। इससे पहले मैं एक पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियो को देख लें। और इस सीरीज का टारगेट ये है कि आप घर पे ही रह करके बड़ी आसानी से आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। आप घर पे ही रह करके इंग्लिश बोलना हो या पढ़ना हो या फिर जो समझना हो सब कुछ जो है सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पार्ट 1 को। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 को और समझते हैं किस तरह से किसी भी हिंदी सेंटेंस को बड़ी आसानी से कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा सकता है। और पार्ट 1 में मैं फॉर्मूला नंबर 1 बताया था और आज हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 को और 3 को जो है समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। मैं पहले बता चुका हूं कि आप लोग कॉपी खोल करके रखें और एक साथ जो है ना एक ही कॉपी में सब फॉर्मूला को लिखते चले, क्योंकि मैं फॉर्मूला जो है लगभग 100 से 150 200 पढ़ाऊंगा और उस फॉर्मूले की मदद से बड़ी आसानी से किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते। तो फॉर्मूला नंबर 2 जो होगा वो फॉर्मूला नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए हम लोग हिंदी सेंटेंस को देखते हैं कि कौन से हिंदी सेंटेंस को, किस तरह के हिंदी सेंटेंस को इस फॉर्मूला पे बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहां पे हम एक हिंदी सेंटेंस लिखते हैं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। अब इस सेंटेंस को हम लोग इस फॉर्मूले पे जो है सो बनाएंगे। बात याद रखना है कि किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा हूं, रही हूं, रहे हो, रहे हैं, रहे हो, रही हूं, अगर ये सब लगा हुआ रहेगा तो उस हिंदी सेंटेंस को हम लोग इस वाले फॉर्मूले पे ट्रांसलेट करेंगे। किस तरह से, तो चलिए हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला में कह रहा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता का मतलब काम करने वाला। सेंटेंस में ये देखना काम कौन कर रहा है, तो सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, मैं। और मैं का आप सबको इंग्लिश मालूम होनी चाहिए। मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है, तो आई हम लिख दिए। अब आगे चलिए, यहाँ पे कह रहा है इज कह रहा है या एम कह रहा है या आर। तीनों में से किसी एक का यूज करना है, या तो इस का यूज करना है, या तो एम का यूज करना है, या तो आर का यूज करना है। तीनों में से किसी एक का ही यूज होगा। अब बात याद रखना है कि आई का यूज कहां पे करना है, सॉरी एम का यूज कहां पे करना है, इसका यूज कहां पे करना है, आर का यूज कहां पे करना है। तो आप बात याद रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट आई होता हो तो एम का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट या फिर एक नाम है कि नहीं, या फिर एक नाम जैसे राम हुआ, मोहन हुआ, अगर एक नाम रहेगा तो हम लोग उसके साथ किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। फिर बात याद रखिएगा, अगर दे रहे सब्जेक्ट, वी रहे, यू रहे, या एक से ज्यादा नाम रहे ना, जैसे राम एंड श्याम, एक से ज्यादा जब नाम रहेगा तो उसके साथ जो यूज करना वो किसका यूज करना है, आर का यूज करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई है, तो आई के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, एम का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, एम, आई एम। अब आगे क्या कह रहा है, भी4। तो हम लोग को पहले भी4 पे चर्चा नहीं करना, बल्कि पहले जैसे भर्ब पे चर्चा करना है, भर्ब पे डिस्कस करना है। और भर्ब का मतलब मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था कि भर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया का मतलब क्या, कि सेंटेंस में देखना कौन सा काम हो रहा है ना, क्रिया का मतलब काम। तो अब यहाँ पे देखिएगा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, कौन सा काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। और खेलने का इंग्लिश क्या होता है, प्ले होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्ले। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, भी4 है कि नहीं, भी4 भर्ब का चौथा फॉर्म। और आपको मालूम होनी चाहिए भर्ब का चौथा फॉर्म जो बनाया जाता है वो आईएनजी जोड़ करके बनाया जाता है। तो किसी भी भी1 में आप आईएनजी जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, भी4 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम आईएनजी लगा देते तो क्या हो जाएगा, भी4, आई एम प्लेइंग। अब लास्ट में क्या बच गया, ऑब्जेक्ट है कि नहीं। और ऑब्जेक्ट का मतलब मैं बता चुका हूं, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, जिसपे काम किया जाता हो। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, काम कौन कर रहा था, मैं। कौन सा काम हो रहा था, खेलने का काम। अब काम जो हो रहा है खेलने का वो किस पे हो रहा है, तो क्रिकेट पे हो रहा है। और क्रिकेट का इंग्लिश क्या होता है, क्रिकेट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे,
क्रिकेट है कि नहीं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। बड़ी आसानी से आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। चलिए एक और एग्जांपल को देखते हैं, इससे थोड़ा बड़ा एग्जांपल को हम लोग देखते हैं और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में। अब चलिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सोहन अभी एक पत्र लिख रहा है। अब यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं क्या लगा हुआ है, रहा है लगा हुआ है। तो हम लोग को जो इस सेंटेंस को जो ट्रांसलेट करना है वो इस वाले फॉर्मूले पे ही, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए किस तरह से हम लोग बनाते हैं उसको देख लीजिए। सबसे पहले क्या कह रहा है, सब्जेक्ट कह रहा है सोहन अभी एक पत्र लिख रहा है। अब आपको ये गौर करना है काम कौन कर रहा है, तो काम करने वाला कौन है, यहाँ पे सोहन है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सोहन हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है सब्जेक्ट हम लोग करता वो कहते जो काम करता है। आगे कह रहा है इज एम आर, तो अभी मैं कुछ देर पहले बता चुका हूं कि अगर ही रहेगा, शी रहेगा, इट रहेगा या फिर एक नाम रहेगा तो उसके साथ इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे सोहन एक नाम है इसलिए हम लोग किसका यूज कर लेंगे, इज का। अब आगे क्या कह रहा है, V4 मतलब कि भर्ब। अब देखना कि भर्ब कौन सा काम यहाँ पे हो रहा है, तो लिखने का काम हो रहा है, और लिखने का इंग्लिश क्या होता है, राइट, और V4 क्या हो जाएगा, राइटिंग। तो हम लोग राइटिंग लिख दिए। आगे फिर क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं, और ऑब्जेक्ट तो अभी क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, राइटिंग ए लेटर है ना, पत्र का इंग्लिश क्या होता है, लेटर। और अभी लास्ट में फिर आ जाएगा अभी, और अभी का इंग्लिश क्या हो जाएगा, नाउ हो जाएगा। तो बस बड़ी आसानी से आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, सोहन इज राइटिंग ए लेटर नाउ, है ना, ये इसका इंग्लिश हो जाएगा। तो ये था फॉर्मूला नंबर 2 था। अब हम लोग चलिए फॉर्मूला नंबर 3 पे बढ़ते हैं और देखते हैं फॉर्मूला नंबर 3 क्या है। अब चलिए फॉर्मूला नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 3 है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके हिंदी सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल को। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, वह पटना गया है, या फिर आप ये कह सकते हैं वह पटना जा चुका है कि नहीं, वह पटना गया है या वह पटना जा चुका, बात एक ही है, अंतर कुछ भी नहीं है। अब बात याद रखना है, किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में या है, ई है, ये है, या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं, अगर ये सब लगा हुआ रहेगा, है ना, दोनों, या ये ई लगा हुआ रहेगा या चुका है, चुकी हूँ, चुका है, अगर ये सब वर्ड लगा हुआ रहेगा तो ऐसे हिंदी सेंटेंस को हम लोग इस वाले फॉर्मूले पे क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे एग्जांपल है, वह पटना गया है या वह पटना जा चुका है। अब इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सब्जेक्ट की तरफ, है ना। फॉर्मूला में सबसे पहले कह रहा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब आप लोग जान चुके हैं कि हिंदी सेंटेंस में देखना काम कौन कर रहा है, काम करने वाला कौन है, वह पटना गया है, पटना कौन गया है, वह गया है, मतलब काम जो किया है वह किया है, और वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है। अगर फीमेल को मेल को इंडिकेट करता हो तो हम लोग ही लिखते हैं, अगर फीमेल को इंडिकेट करता हो तो शी लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, ही लिख दिए। आगे फॉर्मूला में कह रहा है हैज या हैव। अब हैज या हैव दोनों में से किसी एक का यूज करना है, क्योंकि स्लैश से ऑब्लिक है, या तो आप हैज का यूज कीजिए या तो हैज का यूज कीजिए। जिस तरह से पहले फॉर्मूले में आप लोग देखे थे V1 या V5, या तो V1 का यूज करना है या तो V5 का यूज करना है। फॉर्मूला नंबर 2 में देखे थे या तो इज का यूज करना है या तो एम का यूज करना है या तो आर का यूज करना है। अब इसी तरह से यहाँ पे हैज या हैव, या तो आप हैज का यूज कीजिए या तो हैव का यूज कीजिए। अब हैज का कहां पे यूज होगा और हैव का कहां पे यूज होगा, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। बात याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है आई रहता हो, वी रहता हो, यू रहता हो, दे रहता हो, या फिर एक से ज्यादा नाम रहता हो, जैसे राम एंड श्याम, अगर एक से ज्यादा नाम रहता हो तो इनके साथ हम लोग जो यूज करेंगे वो हैव का यूज करेंगे। बात याद रखिएगा, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। और फिर बात याद रखना है, ही रहे, शी रहे, या फिर इट रहे, या फिर एक नाम रहे, है ना, सिर्फ एक नाम, जैसे राम है ना, सिर्फ एक नाम रहेगा, तो इसके साथ जो हम लोग को यूज करना है वो किसका यूज करना है, किसका इस्तेमाल करना है, हैज का इस्तेमाल जैसे करना है। अब चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या ही है, और ही के साथ हम लोग किसका यूज करना है, हैज का, तो यहाँ पे क्या दे दिए, हैज दे दिए। अब आगे यहाँ पे क्या कह रहा है, V3 भर्ब का तीसरा फॉर्म। देखिए भर्ब का 5वां फॉर्म आप लोग एस या ये से लगा के बना सकते हैं। भर्ब का
चौथा फॉर्म आईएनजी जोड़ करके बना सकते हैं। लेकिन वर्ब का दूसरा और तीसरा फॉर्म जो आपको याद करना होगा, इस पे वीडियो जैसे मैं कल लेकर के आऊंगा, मतलब पार्ट 3 जो होगा वो पार्ट 3 में मैं जो इस पे डिस्कस करूंगा कि वर्ब के दूसरे और तीसरे फॉर्म को किस तरह से सॉल्व करें। सिर्फ और सिर्फ आप ये जान लीजिए कि वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया है ना, कौन सा काम हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे वह पटना गया है, वह पटना जा चुका है, यहाँ पे जो काम हो रहा है वो जाने का काम हो रहा है। और जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो होता है, और गो का जो भीतरी होता है वो क्या होता है, गॉन होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, गॉन लिख लेंगे। ही हैज गॉन। अब आगे क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ जाने काम हुआ है, पटना पे, तो यहाँ पे मेरा पटना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसके आगे हम लोग किसका यूज कर लेंगे, टू का, है कि नहीं। ही हैज गॉन टू पटना, वह पटना जा चुका है। यहाँ पे टू क्यों आया, मैं पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जहां कहीं भी हम लोग जाते हैं वहां पे टू का यूज करते हैं जो एक प्रीपोजिशन है, और कहीं से आते तो हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। लेकिन होम वर्ड एक ऐसा है जहां पे हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर हम ये बोलते हैं मैं घर जा चुका हूं, आई हैव गॉन होम सिर्फ बोलते, ये नहीं कहते कि आई हैव गॉन टू होम। अगर आई हैव गॉन टू होम कहते तो वो सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। तो देखिए कि बड़ी आसानी से आप इस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिए। एक और एग्जांपल को हम लोग देखते हैं और जानते हैं, उसको बनाने की कोशिश जो है सो करते हैं। अब चलिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सोहन मोहन को पीटा है ना, सोहन मोहन को पीटा है या सोहन मोहन को पीट चुका है, बात एक ही है। अब इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले कह रहा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब आप लोग को मालूम है कर्ता, जो काम करने वाला है। और यहाँ पे काम कौन कर रहा है, सोहन मोहन को पीटा है। पीटने का काम किसने किया है, सोहन ने किया। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, सोहन लिख लेंगे। आगे कह रहा है हैज या हैव, और अभी मैं कुछ देर पहले बता ही चुका हूं कि अगर एक नाम रहेगा तो उसके साथ किसका यूज करना है, हैज का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। आगे फॉर्मूला में कह रहा है भीतरी, मतलब वर्ब, कौन सा यहाँ पे काम हुआ, पीटने का। और पीटने का इंग्लिश क्या होता है, बीट होता है, और बीट का भीतरी क्या हो जाएगा, बीटेन हो जाएगा, है ना, बीटेन। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बीटेन। फिर क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट। अब काम जो हुआ पीटने का किस पे काम हुआ है, तो मोहन पे हुआ है ना, तो यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में मोहन हो जाएगा। तो आप लोग देखिए कि बड़ी आसानी से आप हिंदी सेंटेंस को जो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। अब देखिए, आप जरूरत रह गई है प्रैक्टिस करने की। अब आपको प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस कैसे करना है तो इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, नोटबुक आप लोग एक खोल लीजिएगा, कॉपी खोल लीजिए, और कॉपी खोलने के बाद जो है ना, इस दोनों फॉर्मूला पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट पे, या फिर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट पे, जो भी आप डेली वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो भी सेंटेंस आप डेली इस्तेमाल करते हैं, उस सेंटेंस को आप लिखिए। जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं अभी सो रहा हूं, मैं खाना बना रहा हूं, मैं अभी मैच देख रहा हूं, हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, मैं पटना जा चुका हूं। ये जो हिंदी सेंटेंस, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। पहले हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखने के बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, और ट्रांसलेट करने के बाद एक आप आईने के सामने खड़े होकर के जो है उसको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। बच्चे को यहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना, परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चे उससे बोल नहीं पाते, ट्रांसलेट तो कर लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। और इसके लिए एक बस सिंपल सी चीज है कि बार बार आपको प्रैक्टिस करना होगा, बोलने की प्रैक्टिस करना होगा। तो आईने के सामने खड़े हो जाइए और उसको बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। जो भी सेंटेंस आप तैयार किए उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। और साथ में आप क्या कीजिए कि जो भी हिंदी सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं उसको कमेंट में भी लिखा कीजिए, ताकि जो भी गलतियां हो उसको मैं चेक कर सकूं और मैं ये देख सकूं कि आप लोग कोशिश रियली में कर रहे हैं। अगर आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ऑफ कोर्स आप लोग जैसे बोलना सीख जाएंगे, ये ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे, अच्छे से जैसे इंग्लिश सीख जाएंगे। और चलिए आज से हम लोग वर्ड मीनिंग को भी देखेंगे। जो 2260 कॉमन वर्ड है जिसका बार बार हम लोग यूज करते हैं, और 2260 वर्ड ही जो है सो हम लोग जो बातें करते हैं इंग्लिश में वो वर्ड रिपीट होता रहता है। तो इसमें से आज हम लोग 10 वर्ड को देखेंगे, 10 वर्ड को जानेंगे, समझेंगे। और इस वर्ड को जो है, इस वर्ड के लिए भी आप लोग एक कॉपी रखिए, और उस कॉपी में जो है सो पूरे वर्ड को लिखते चलिए, और देखिए कि आपको कितना वर्ड पे जो है सो कमांड हो जा रहा है, कितने वर्ड आप याद कर सकते हैं। तो पहला वर्ड जो आज के लिए है वो पहला वर्ड है गेट अप, है ना, गेट अप, GET, गेट अप, UP अप, गेट अप मतलब उठना। अगला वर्ड है शट, SHUT, शट, शट मतलब बंद करना। अगला वर्ड है पुट, PUT, पुट, पुट मतलब रखना। अगला वर्ड है कट, CUT, कट, कट मतलब काटना। अगला वर्ड है रीड, READ, रीड, रीड मतलब पढ़ना। अगला वर्ड है टीच, टीच मतलब पढ़ाना, TEACH, टीच, टीच मतलब पढ़ाना। दोनों अलग अलग वर्ड है, रीड मतलब पढ़ना होता है और टीच मतलब पढ़ाना होता है। अगला वर्ड है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना।
अगला वर्ड है बाय। बाय मतलब खरीदना, BUY, बाय। बाय मतलब खरीदना। अगला वर्ड है टेक। टेक मतलब लेना, TAK, टेक। टेक मतलब लेना। अगला वर्ड है गिव, GIV, गिव। गिव मतलब देना। तो ये आप 10 वर्ड को देखें, फिर हम लोग कल भी 10 वर्ड को देखेंगे और इस तरह से पूरे 22 से 60 वर्ड पे हम लोग क्या कर लेंगे, कमांड कर लेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। फिर जो तीसरा पार्ट लेकर के हम लोग कल आएंगे और तीसरे पार्ट को हम लोग कल देखेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए